viewers, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about second part of transverse myelitis. सो आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटी असेसमेंट एंड पीटी मैनेजमेंट। लास्ट के वीडियोस में हमने डेफिनेशंस, एटियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स, टाइप ऑफ ट्रांसवर्स माइलाइटिस, क्या क्लिनिकल साइन मीन्स, कैसे फिजिकल एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई फाइंडिंग ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू असेस ऑफ ट्रांसवर्स माइलाइटिस केस। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है ट्रांसवर्स माइलाइटिस का, तो आप उसे कैसे असेस करेंगे। ओके, तो असेस करने के लिए सबसे पहले आप पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, उसका पहले डेमोग्राफिक डेटा लेंगे, कहाँ से है पेशेंट, क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या ऑक्यूपेशंस है, एंड देन उसके बाद हिस्ट्री लेंगे, क्या प्रेजेंट हिस्ट्री है, क्या उसका कंप्लेन है, क्या पास हिस्ट्री रहा है। तो उनसे सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो पेशेंट का रहता है कि उस टाइम की कंप्लेंट रहती है कि उसे सेंसेशंस फील नहीं हो रहे हैं। सेंसेशन मीन्स हमारे जो डोमेटॉम्स है, मायोटॉम्स है, वो अफेक्ट हुए हैं। और पेशेंट का जब आप पूछेंगे पेशेंट से तो उसका कंप्लेंट रहेगा कि उसके असेंडिंग टू डिसेंडिंग उसके सारे सेंसेशन लॉस होते गए, धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर सारे सेंसेशन लॉस हुए। पेशेंट फीलिंग रहेगा टाइटनेस सा फीलिंग रहा है पेशेंट को। जब आप पता करेंगे तो उसके थॉरेसिक एरिया पे, लंबर एरिया पे, एब्डोमिनल एरिया पे ऐसा कुछ पेशेंट से फीलिंग टाइटनेस जैसी आया है, तो वो बताएगा यस टाइटनेस सा फीलिंग रहा है। 24 आवर्स का कुछ कंप्लेन रहती है। तो ये सारी आप प्रॉपर जब हिस्ट्री लेंगे तब पता चलेगा। आप हिस्ट्री लेंगे तो पता करेंगे कि किसकी वजह से हुआ है। लाइक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है। वैसे तो ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कभी कभी क्या है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है। कोई पेशेंट ने वैक्सीनेशंस तो नहीं कराया है। आप पता करेंगे पेशेंट को लास्ट कब फीवर आया, तो ये सारे कंप्लेन पेशेंट का रहता है। आप जब प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे आपको तब सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। तो हम कैसे असेस करेंगे, जैसे कि हमारा प्रायर सबसे पहले क्या रहता है, असेसमेंट रहता है फिजियोथेरेपी में। तो उसमें हम क्या लेते हैं, कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेशेंट का लेंगे, मीन्स डेमोग्राफिक डेटा लेंगे, उसके हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फैमिली एंड पर्सनल, मेडिकेशन, सारी हिस्ट्री पता करेंगे। तो उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है वो पता करेंगे, किस क्या वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम, वो पता करेंगे। एंड काइंडली असिस्ट करेंगे हम पेशेंट को, कंसंट्रेट करके पेशेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं अभी कर पा रहा है, तो उसकी स्किल्स क्या है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। लाइक पेशेंट का कैसा एटीट्यूड, लिम्ब का कैसा है, आप नॉर्मल है, पेशेंट का बैड सोर्स तो नहीं है, वॉस्टिंग तो नहीं हुआ है, मसल स्वेलिंग डिफॉर्मिट कोई भी नहीं, स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, स्कैर तो नहीं फॉर्मेशन हो गया है। एंड पेशेंट को ऑब्जर्व करके आप चेक करेंगे कि पेशेंट किस टाइप का उसका ऑब्जर्वेशन रहा है। फिर देन उसके बाद आप पाल्पेट करके चेक करेंगे, मीन्स पेशेंट को टच करके उसको पूछेंगे, सेंसेशन टच करेंगे, फाइन टच, क्रूड टच एंड पैन प्रिक करके टेस्ट करेंगे। लाइक आप जो एशिया स्केलिंग होता है, एशिया स्केलिंग का हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट में ही करते हैं। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी केस जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का है। तो आप यहाँ पे एशिया स्केलिंग कर सकते हैं। पेशेंट से पहले फाइन टच करके पेशेंट से पता करेंगे कि पेशेंट को कहाँ तक, कौन से लेवल तक उसे सेंसेशन समझ आ रहे हैं, आई क्लोज करा के, एंड देन उसके बाद कौन से लेवल पे सेंसेशन नहीं आ रहे हैं। तो पेशेंट से आप टच करेंगे, पेशेंट को काउंट करने को बोलेंगे, तो पेशेंट कर पा रहा है ये सारी चीज़ें, जिस लेवल तक कर पा रहा है मीन्स उस लेवल तक पेशेंट सही है। एंड बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, वहाँ पे कहाँ कहाँ की डाउमेटॉम्स हैं जो अफेक्ट हुए हैं वो पता करेंगे। एंड आप पैन प्रिक के साथ कर सकते हैं, प्रिक करके थोड़ा सा प्रिक करके पता करेंगे कौन कौन से डायमेटॉम्स पेशेंट का नॉर्मल है, कौन से अफेक्ट हुए हैं। आप मायोटॉम्स चेक करेंगे। तो हमारी जो एशिया स्केलिंग होती है, एशिया स्केल करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे स्पाइनल शॉक स्टेजेस होती है, तो वो स्टेजेस भी आप पेशेंट से पूछ के पता करके जब भी आप असिस्ट करेंगे तो स्पाइनल शॉक की कौन सी स्टेज में पेशेंट है वो पता करेंगे। तो इसकी भी कुछ 4 या 5 स्टेजेस होती है स्पाइनल कॉर्ड की, कि कौन सी उसमें पेशेंट है अभी।
जो स्टेज रहती है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 रहता है। जब आफ्टर पेशेंट जब एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसके बाद पता करते हैं 0 टू 24 आवर्स का जो पेशेंट का रहता है कि ए रिफ्लेक्सिया रहेगा, हाइपोटोनिक पेशेंट रहेगा, फ्लैसिडिटी रहेगी। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि धीरे-धीरे सेंसेशंस आते हैं, तो 1 टू 3 डेज़ का जब हम पता करेंगे पेशेंट से, तो थोड़ा-सा हमारे जो क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस होते हैं, लाइक सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो आने लग जाते हैं। पर हमारे जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं। फिर फेज़ 3 का आता है 4 टू 1 मंथ के बीच का टाइमिंग रहता है, उसमें हमारे डीटीआर्स आने लग जाते हैं, बैलेंस अपीयर होने लगता है। फेज़ 4 जो होता है वो 1 मंथ से 12 मंथ्स के अराउंड मीन्स 1 ईयर के बीच रहता है। तो उसमें हमारे क्यूटेनियस लाइक सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी होने लग जाती है पेशेंट्स में। तो जो हमारी स्पाइनल शॉक का स्टेज रहता है वो हमारे 1 ईयर्स के बीच में रहता है टाइमिंग। तो पेशेंट धीरे-धीरे उसके सारे जो सेंसेशन है वो नॉर्मल्स होने लगते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। ओके, तो हम स्पाइनल शॉक की स्टेज भी पता करेंगे, एशिया स्केलिंग कौन-सी स्केल का पेशेंट है वो भी हम असेस करके ही पता करेंगे, मीन्स एग्ज़ामिनेशंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हायर फंक्शंस हैं पेशेंट्स के, क्रेनियल नर्व असेसमेंट करेंगे। हम पेशेंट का कॉग्निशंस चेक करेंगे, मेमोरी इंटेलिजेंस को भी चेक कर सकते हैं। क्रेनियल नर्व असेस करेंगे, सेंसरी एग्जामिन्स करेंगे, लाइक जैसे हमने बताया सुपरफिशियल, डीप, कॉर्टिकल सेंसेशन, डर्मेटॉम्स, मार्क ऑन अ बॉडी चार्ट। डर्मेटॉम्स जो बॉडी चार्टिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एशिया स्केल, वो हम पता करेंगे। रिफ्लेक्स एग्जामिन करेंगे कि किस लेवल पे इंजरी हुई है, उस लेवल के बिलो कोई भी रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे। मोटर एग्जामिनेशंस करेंगे, लाइक टोन कैसा है, मसल्स टोन, हाइपरटोनिसिटी है, हाइपोटोनिसिटी है, पावर कैसा है, किस ग्रेड का पावर है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स या वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो हम इसमें मॉडिफाइड एस्वर्थ स्केल का यूज़ करेंगे। ओके, चेक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन लाइक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, बैलेंस चेक, वर्क बैलेंस स्केल। ओके, यदि पेशेंट बैलेंसिंग कर खड़ा हो पा रहा है तो आप बैलेंस वर्क बैलेंस स्केल यूज़ कर सकते हैं। बस मोस्टली क्या होता है, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है क्योंकि उसके सेंसेशंस नहीं होते, तो पेशेंट और धीरे धीरे उसके बस पावर भी बहुत कम हो जाती है, तो पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता है, तो हम बैलेंसिंग चेक नहीं कर पाते, पर हम इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट करके हम कोऑर्डिनेशंस को पता कर सकते हैं। बाउल ब्लैडर डिस्फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाउल ब्लैडर्स के बारे में सब पूछना। क्या पेशेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, क्या पेशेंट अपने टॉयलेट को कंट्रोल कर पाता है, उसे फीलिंग्स आती है, फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है फीलिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होती है। इसके कुछ एग्जामिनेशंस भी होते हैं, रिफ्लेक्सेस एग्जामिन करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियोज़ में बताया था, लाइक एनाल विंग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, बल्बो कैवर्निस करते हैं, क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एग्जामिन करेंगे एंड आप पेशेंट से पूछ भी सकते हैं कि क्या पेशेंट कंट्रोल कर पाता है अपने इमोशंस को, उसे फीलिंग्स आती है या नहीं आती है, लाइक फ्लैसिड है या स्पास्टिक है, तो ये चीज़ आप पता करेंगे, वो भी असिस्मेंट के थ्रू आप एग्जामिन करेंगे तो आप और अच्छे से असिस कर पाएंगे। असिस द गेट एंड क्या गेट है और लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा है पेशेंट्स का। असिस द आइडियल एक्टिविटीज फंक्शनल असेसमेंट स्किल लाइक वार्थल इंडेक्स करेंगे। एडिशनल असेसमेंट रिक्वायर्ड रेस्पिरेटरी स्टेटस कैसा है, हायर सर्वाइकल सेगमेंट और इन्वॉल्व, यदि सर्वाइकल सेगमेंट इन्वॉल्व है तो उसका जो हमारे हायर फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहेंगे, हमारे जो वाइटल्स होते हैं वो अफेक्ट रहेंगे। ये तो हमारा हो गया असेसमेंट कि आपको असेस कैसे करना है। अब देन समझते हैं मैनेजमेंट पेशेंट का कैसे करना है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है और असेसमेंट तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस असेसमेंट बहुत अच्छे से करना है ट्रांसवर्स माइलाइटिस के पेशेंट्स का। ओके, तो मैनेजमेंट क्या रहेगा हमारे गोल्स, प्रोवाइड साइकोलॉजिकली सपोर्ट ऑफ द पेशेंट्स टू मेंटेन क्लियर एयरवेज। क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस का पेशेंट होता है उसका रेस्पिरेटरी फेलियर्स बहुत ज़्यादा होता है, उसकी रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल्स होती है, वो वीक होने लग जाती है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमें रेस्पिरेटरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो जाती है, तो हमें क्लियर मेंटेन रखना है हमारे एयरवेज को। तो उसमें हम सारी एक्सरसाइज कराते हैं, डीप ब्रीदिंग हो गई, हमारी जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज कराते हैं। तो अभी नेक्स्ट आगे हम समझेंगे। To prevent damage to skin and joint, normalize tone, maintain muscles property, maintain normal joint range of motion, to improve sensory integrations, to prevent secondary complications, to care bowel and bladder dysfunctions, to promote and train transfer activities, ambulations को promote करना है, improve functional independence। तो ये हमारे goals हैं, इन goals पे हम work करते हैं।
सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंसरी रीएजुकेशन एक्सरसाइज। सेंसरी रीएजुकेशन एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। इसमें आप पेशेंट को एक टाइप से ट्रेन करते हैं, रीएजुकेट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट को डायमेटॉम्स के लिए, पेशेंट को जैसे नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉटन का यूज़ करके, सैंड पेपर यूज़ करके, रबर का यूज़ करके, वूल का यूज़ करके आप सेंसेशन चेक करते हैं, लाइक फाइन टच करते हैं। तो पेशेंट अगर बता पा रहा है आपको कि हाँ यहाँ मुझे फील हो रहा है, तो मीन्स सेंसरी उसका इंटेक्ट है। जब डायमेटॉम्स अफेक्ट होते हैं बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, सपोज पेशेंट का T4 लेवल पे इंजरी हुआ है, तो T4 के बिलो जितने सारे हमारे लेवल है वहाँ पे सारे डायमेटॉम्स, मायोटॉम्स वो अफेक्ट हो जाएंगे। पेशेंट को कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा पेशेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंसरी रीएजुकेशन एक्सरसाइज पेशेंट को करा सकते हैं। लाइक फर्स्ट है हमारा स्टेरियोग्नोसिस। स्टेरियोग्नोसिस में क्या होता है कि पेशेंट को आई क्लोज के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा फैमिलियर ऑब्जेक्ट होगा, उसे आप पेशेंट को देंगे और उसे फाइंड आउट करने को बोलेंगे, उसे रिकॉग्नाइज करने को बोलेंगे। उसके हैंड में दिया कोई भी ऑब्जेक्ट एंड पेशेंट से बोलना है आई क्लोज करना है एंड देन बताना है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप का ऑब्जेक्ट, लाइक मार्बल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई करेंसी मीन्स कोई भी कॉइन्स, मोबाइल फ़ोन हो गया, जो भी आपके नियर जो भी ऑब्जेक्ट है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे पेशेंट्स पे विद 2 फिंगर से प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड प्रेशर की इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग आपके कि क्या कैसे आप चेक कर रहे हो। ओके, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे पेशेंट को आई ओपनिंग एंड आई क्लोज के साथ एंड बार बार प्रेशर अप्लाई करेंगे। उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी 2 टाइम्स फॉर 10 मिनट्स डेली। ओके, नेक्स्ट इज अ वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन जब स्टार्टिंग फेज में आप पेशेंट को वाइब्रेशन दे रहे हैं आई क्लोज या आई ओपनिंग के साथ, तो वाइब्रेशन आप जो हमारा मसाजर वाइब्रेटर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं आप वाइब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, वहाँ से वो धीरे धीरे जैसे पेशेंट रिकवर होता जाएगा, कुछ कुछ उसमें सेंसेशन फील होते जाएंगे, देन आप यूज़ कर सकते हो लाइक फ़ोन का वाइब्रेशंस, उसका यूज़ कर सकते हैं। देन उसका भी रिकवर होता जाएगा धीरे धीरे। आप कुछ टाइम बाद आप ट्यूनिक फॉक का वाइब्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि जो भी हमारे वाइब्रेशंस के सेंस स्टिमुलस होते हैं ब्रेन पर जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, रिकवर होते जाएंगे, रेजुकेट होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के जो सेंसेशन है वो बिल्कुल वहाँ से कट ऑफ हो गए हैं, मीन्स फील नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप 2 ट्यूब्स का यूज़ करेंगे, हॉट एंड कोल्ड का। वो 2 ट्यूब का यूज़ करके आप पेशेंट्स के सेंसरी रीएजुकेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जॉइंट पोजीशन सेंस। जॉइंट पोजीशन सेंस में क्या कराएंगे, पेशेंट का पोजीशन, जॉइंट की क्या पोजीशंस रह रही है। लाइक पेशेंट को पहले आई ओपनिंग के साथ आपने कोई भी मूवमेंट्स कराए, लाइक नी फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराया, देन पेशेंट को बोलना है कि आई क्लोज के साथ अब वही सेम मूवमेंट को रिपीट करना है। तो इससे क्या होता है कि जॉइंट पोजिशनिंग पेशेंट्स को फील पता है या नहीं पता है, तो वो हम उसको रेजुकेट कराते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट काइनेस्थेटिक सेंस। जॉइंट काइनेस्थेटिक सेंस में क्या होता है कि पेशेंट्स का आई ओपनिंग के साथ आपने एक अफेक्टेड साइड का या नॉर्मल साइड का आपने नी का फ्लेक्शन कराया, देन पेशेंट्स को बोलना है कि अब जो भी आपका दूसरा लिम्ब है, अनअफेक्टेड लिम्ब है या अफेक्टेड लिम्ब है, सेम वही मूवमेंट्स करना है। तो इससे वो पता करते हैं कि जॉइंट काइनेस्थेटिक पेशेंट्स में है या नहीं। तो ये हमारे सारे सेंसरी स्टिमुलस को रिकवर करने के लिए, रेजुकेट करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कराते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज द एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक क्या होता है कि हमारे जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस का पेशेंट होता है उसका एनर्जी बहुत जल्दी लॉस होता है, वो बहुत जल्दी ही वो फटिग हो जाता है। तो आपको उसकी जो भी एक्सरसाइज सिखानी है वो ऐसी एक्सरसाइज हो जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की ना हो। पेशेंट का रेस्टिंग पीरियड है वो ज़्यादा रखना है। अगर 1:2 रखना है, अगर 1:1 में वो एक्सरसाइज कर रहा है तो 2 रेशियो का उसको रेस्ट देना है। जो भी एक्सरसाइज कर रहा है वो थोड़ा सा फटिग लेस होनी चाहिए, पेशेंट फटिग नहीं होना चाहिए। एनर्जी कंजर्व मीन्स स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ओके, स्मार्टनेस ऑफ डूइंग वर्क विथ less utilizations of energy, work done in sequence or plan manner and save the patient's energy। एनर्जी की जो एनर्जी है पेशेंट की उसे सेव करना है, उसे लॉस नहीं करना है। जैसे इस टाइप से आपको अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को प्लान करना है। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड्स वर्क नहीं कराना है, शेड्यूल वर्क रखना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी और रेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रिवेंट टाइटनेस इन अ मसल्स। इफ अ पेशेंट काफ़ी टाइम से बेड पे है
तो क्या होता है कि हमारे मसल्स बहुत टाइट हो जाती है। लाइक पेशेंट में यदि कोई स्पास्टिसिटी डेवलप हो रही है तो क्या होगा, बहुत टाइम से पेशेंट में कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बेड रिडन है, और धीरे धीरे क्या होगा, मसल्स उसकी स्पाज्म में जा रही है या स्पास्टिसिटी डेवलप हो रही है। तो पेशेंट को आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी है। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मीन्स अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब जो भी टाइटनेस हो रही है उस टाइप की आपको पैसिव आरएम कराना है। ओके, सिटिंग एंड स्टैंडिंग बट रेस्ट, इंटरवल रेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए। इंप्रूव रेंज ऑफ मोशंस, यदि स्पास्टिक है पेशेंट, टाइटनेस है तो उसका रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो आपको वहाँ पे स्ट्रेचिंग देनी है, पेशेंट के रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर, सस्टेन स्ट्रेचिंग देनी है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच भी नहीं करना है। पेन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो गई, इसका जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत डिक्रीज हो गया है, कब कहीं आपको यदि ज़रूरत है मोबिलाइजेशंस करने की तो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का मोबिलाइजेशंस करा सकते हैं। बट याद रखना है कि पेशेंट्स को बहुत यदि नीड पड़ रही है मोबिलाइजेशन की तो ही कराना है, पेशेंट फटिग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं नॉर्मलाइज टोन एंड मेंटेन नॉर्मल मसल्स प्रॉपर्टी। मसल्स टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यदि पेशेंट हाइपोटोनिसिटी का पेशेंट है या हाइपरटोनिसिटी का है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइपोटोनिसिटी मीन्स पेशेंट का मसल्स टोन है वो बहुत कम हो गया है। हाइपोटोनिसिटी कोई भी मसल्स बिल्कुल फ्लैसिड होती जा रही है। ओके, फ्लैसिड है पेशेंट मीन्स स्टार्टिंग फेज है पेशेंट की स्पाइनल शॉक स्टेज का, स्टार्टिंग डेज ही है उसका, इनिशियल स्टेज है, तो उसमें क्या रहता है हाइपोटोनिसिटी रहती है। तो हाइपोटोनिसिटी में क्या है, टोन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। ओके, तो टोन को इंक्रीज करने के लिए हम आइस ब्रिस्क टोकिंग यूज़ कर सकते हैं। ब्रिस्क स्ट्रोकिंग होता है आइस का यूज़ करके। हैकिंग कर सकते हैं, वेट बेयरिंग ओवर अ जॉइंट वेयर द मसल्स इज अ क्रॉसिंग। वाइब्रेशंस दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल नाव मसल स्टिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सस्पेंशन थेरेपी, एक्वेटिक एक्सरसाइज करा सकते हैं मीन्स हाइड्रोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल रीएजुकेशन एक्सरसाइज, मसल्स एनर्जी टेक्निक मीन्स हमारे मैट एक्सरसाइज करा सकते हैं। ईएमजी बायोफीडबैक एक्सरसाइज, तो ये क्या करती है, हमारे जो पेशेंट है हाइपोटोनिसिटी का पेशेंट है उसका टोन को इंक्रीज करने में ये हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट इज अ हाइपरटोनिसिटी पेशेंट। हाइपरटोनिसिटी का पेशेंट है मीन्स उसके टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, लाइक स्पास्टिक पेशेंट है, तो इसके लिए स्पास्टिसिटी को कम करने के, टोन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग आइस यूज़ करेंगे। ओके, क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे वो भी प्रोलॉन्ग। इसमें क्या था कि हम ब्रिस्क स्ट्रोकिंग दे रहे थे, पीएनएफ टेक्निक हो गई, पैसिव स्ट्रेचिंग हो गया, और तो यदि बहुत ज़्यादा वो स्पास्टिक है तो क्या होता है कि कॉन्टिक्चर डेवलप के चांसेस होते हैं एंड डिसलोकेशंस के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे ऑर्थोटिक सपोर्ट रखेंगे कि जो आपने स्ट्रेचिंग दिया है, क्या होता है कि हम स्ट्रेचिंग कराएं, क्यों कराएं कि उसका जो पोजिशनिंग है वो सस्टेन रह सके, सस्टेन स्ट्रेचिंग कराएं, तो फिर उसके बाद आप स्ट्रेचिंग कराने के बाद ऑर्थोटिक डिवाइस का यूज़ करेंगे, तो वो क्या है कि एक मसल्स का जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगा, जो भी आपने एक्सरसाइज कराई वो मेंटेन होकर रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो धीरे धीरे क्या है कि स्पास्टिसिटी वो कम होगी। जेंटल स्ट्रोकिंग करा सकते हैं, नीडिंग एंड रिंगिंग करा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज स्पास्टिसिटी, जैसे कि आपने अभी अभी समझा था कि हाइपरटोनिसिटी है पेशेंट का तो कैसे कम करना है, तो वही सेम है जैसे स्पास्टिसिटी पेशेंट है जिसमें क्या होता है कि मसल्स स्टिफनेस हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, पेन, या पेशेंट में बहुत जब स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है तो क्लोनस डेवलप हो जाता है, एंकल पे देखने को मिलेगा, पटेला पे क्लोनस देखने को मिलेगा। ओके, तो जब भी आप स्पास्टिसिटी चेक करते हो तो स्पास्टिसिटी चेक करने के लिए हमारा जो टेक्निक होता है वो क्विक पैसिव मूवमेंट्स होता है। क्विक पैसिव मूवमेंट्स करेंगे तो आपको पता चलेगा किस ग्रेड का स्पास्टिसिटी है। ओके, एंड प्रॉक्सिमल टोनिक स्पाज्म और सडन एपिसोडिक ब्रीफ पेनफुल स्टेरियोटाइपिक डिस्टोनिक। स्पास्टिसिटी रियल पेन रहेगा, इंटरप्टेड स्लीप, इम्पेयर्ड एम्बुलेशंस। नेक्स्ट इज अ डिक्रीज पेन एंड इन्फ्लामेशंस। यदि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लाइक क्या होता है कि हमारे कॉजेज होता है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डाइलिसिस जो कि हमारे टीएम का कॉज होता है, तो इस वजह से क्या होता है कभी कभी लोअर बैक पेन पेशेंट्स को भी रहता है, इन्फ्लामेशंस भी रहता है, तो उसको कम करने के लिए क्या कराएंगे कि हम पेन को कम करने के लिए हम जॉइंट मोबिलाइजेशंस भी यूज़ करते हैं। जब हमें नीड होती है जॉइंट मोबिलाइजेशन, लाइक बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तब हमें मोबिलाइजेशन देना होता है, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 जॉइंट मोबिलाइजेशन कराना होता है, जिसमें कि हम डिस्ट्रैक्शंस करेंगे पेशेंट्स को, पोस्टियरी ग्लाइड, टिबियोफिबुलर जॉइंट, पटेला, सॉरी
पेशेंट को सुपाइन पोजिशंस में हम टियोफिबर जॉइंट पे देंगे, नी को फ्लेक्स करके 25 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करेंगे नी फ्लेक्शंस के लिए। जॉइंट मोबिलाइजेशन जो कि हमारे जॉइंट नी जॉइंट की मोबिलिटी को, हमारी रेंज ऑफ मोशंस को इंक्रीज़ करता है, पेन को कम करता है। यदि पेशेंट को एंटाल्जिक गेट पैटर्न हो रहा है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। रिड्यूस लो बैक पेन मीन्स एंक्लाइन स्पॉन्डिलोसिस का केस की वजह से पेशेंट को टीएम हुआ है तो हम बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ यूज़ करेंगे, लाइक टेंस हो गया। एंड पेशेंट को एजुकेशन प्रॉपर बताएंगे कैसे कैसे आपको पोजिशनिंग रखनी है, कैसे आपको पिलो का यूज़ करना है जिससे कि पेन कम रहे। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, यदि ग्लूटल रीजन में पेशेंट को पेन रह रहा है तो हम बोलेंगे कि एक पिलो का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म पिलो अंडर द पेशेंट्स थाई। क्रायोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए, स्पैज़म को कम करने के लिए, जिसमें हम क्यूब रैप कर क्लीन एक टॉवल लेके उसमें क्यूब्स, कुछ आइस का क्यूब्स रख के एटलीस्ट 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ इंक्रीज स्ट्रेंथनिंग। यदि पेशेंट में थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है और पेशेंट का स्टेज रिकवर हो रहा है स्पाइनल शॉक का, तो पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। पहले आप आइसोमेट्रिक्स कराएंगे, देन धीरे धीरे आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे कि हील रेज हो गया, टो रेजिंग हो गया, एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथनिंग्स लाइक कर्ल अप्स, ब्रीजिंग एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग, एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हिप अबडक्शन स्ट्रेंथनिंग। क्या होता है कि अभी हमने बताया कि T4 लेवल के बिलो इन पेशेंट का रोमेटॉम्स लॉस हुआ है, इंजरी है, तो अपर लेवल पे तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा ही सकते हैं पेशेंट्स को। तो हमें ध्यान देना है कि जो नॉर्मल एरिया है, अनअफेक्टेड एरिया है, उस पर हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते ही रहनी है। नेक्स्ट इज टू करेक्ट गेट पैटर्न को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर आप शूज वेयर करेक्ट मीन्स जो भी पेशेंट अगर स्टैंडिंग कर पा रहा है तो आप गेट पैटर्न को देखेंगे। तो गेट पैटर्न को आपको करेक्ट करने के लिए, उसके मैकेनिक को करेक्ट करने के लिए आपको कुछ भी आप शूज़ प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को। ऑर्थोसिस कोई भी डिवाइस का यूज़ कर सकता है, केन क्रचेस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप केन क्रचेस की हेल्प से गेट ट्रेन करा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होता है वो मसल्स स्ट्रेंथनिंग इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रॉपर शूज वेयर, करेक्ट मैकेनिक ऑफ गेट एंड प्रोटेक्ट द फीट, असिस्टिव डिवाइस लाइक क्रचेस, केन, व्हील चेयर इन सीवियर केस। नेक्स्ट, इंक्रीज बैलेंस। बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए वही हमारा स्टैटिक बैलेंस कराना है या डायनेमिक बैलेंस कराना है, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। स्टार्टिंग फेज में आप स्टैटिक बैलेंस एक्सरसाइज कराएंगे, लाइक स्टैंडिंग विथ बोथ फीट टुगेदर विद अ नैरो बेस ऑफ सपोर्ट, टैंडम स्टैंडिंग, टैंडम और 1 foot। डायनेमिक बैलेंस like walking or uneven surfaces, tandem walking, side stepping, walking backward, braiding, throwing, catching a small throwing and catching a small ball, marching in a place। तो ये सारी हमारे एक्सरसाइज रहेंगी, वो डायनेमिक रहेंगी। अब स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, वॉकिंग इन अ सर्कल, वॉकिंग ओवर अराउंड ऑब्जेक्ट, हील और टो वॉकिंग। तो ये सारी एक्सरसाइज जो हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, हम कुछ कंपनसेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके पेशेंट्स के मूवमेंट को ईजी कर सकते हैं। लाइक पेशेंट से बोलेंगे कि अपने ही पार्ट को ऑब्जर्व करना है। सामने कोई मिरर है, पेशेंट को बोलेंगे कोई मिरर है, उस मिरर में देख के खुद को देखना है मिरर में, और कैसे आप जो भी गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसे सुधारना है। तो लाइक विजन, यूजिंग अ विजन, ऑब्जर्व मोशन एंड लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट, खुद के मूवमेंट को ऑब्जर्व करके उसे फिर से इम्प्रूव करना है। ओके, लाइक यूजिंग योर अनअफेक्टेड साइड टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अनअफेक्टेड साइड पेशेंट को बोलना है कंपनसेटिव टेक्निक का यूज़ करके, लाइक वाइब्रेशंस फील कैसा होता है, टेम्परेचर फील कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में पेशेंट्स को हेल्प करेंगे। यूजिंग अनअफेक्टेड साइड हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, चेंज ऑफ पोजिशन प्रिवेंट प्रेशर्स ऑन अफेक्टेड साइड। मूवमेंट डिसऑर्डर, कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स माइटिस का पेशेंट होता है काफ़ी टाइम से फेस कर रहा है, लाइक 3 to 4 मंथ हो गया, 5 मंथ हो गया, तो उस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। तो मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेट होता है ये टीएम का, लाइक प्रोप्रियोस्पाइनल मायोक्लोनिस, पीएसएम, पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये जो 3 हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में ही देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोप्रियो जो स्पाइनल मायोक्लोनिस होता है, ये स्पाइनल मायोक्लोनिस भी इसे बोलते हैं, बहुत रेयरली होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा,
बट ये पेनलेस होता है। इसमें मोस्टली हमारा जो मिड थॉरेसिक रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या एक जर्की सा एक एरिथमिक मूवमेंट्स देखने को मिलेगा आपके पेशेंट्स में। ट्रंक एरिया पे आप ऑब्जर्व करेंगे या हमारे एक्सियल लिम्ब होते हैं वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो वहाँ देखने को मिलेगा कि एक एरिथमिक जर्की मूवमेंट्स हुआ है पेशेंट्स में। ओके, तो उसे हम बोलते हैं प्रोप्रियोस्पाइनल मायोक्लोनिस या स्पाइनल मायोक्लोनिस। नेक्स्ट हमारा पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर एक स्लीप डिसऑर्डर होता है। एक पेशेंट का इनवॉलंटरी लिम्ब मूवमेंट्स होता है। पेशेंट स्लीप सो रहा है और उसका लेग है या उसका हैंड है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं स्लीप मायोक्लोनिस। ओके, ये रिपीटेड अटैक होता है, पेशेंट ट्विचिंग मोस्टली ये नाइट में इवनिंग या नाइट में देखने को मिलता है। ओके, जब पेशेंट सो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा जो है रेस्टलेस लैग सिंड्रोम। रेस्टलेस लैग सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें पर्सन जो पेशेंट होता है वो फील करता है कि उसका लैग है वो मीन्स रेस्ट नहीं किया, वो बहुत मूव किया है, बहुत फटीग सा पेशेंट फील करता है, उससे अनप्लीजेंट सेंसेशंस रहते हैं, क्रीपिंग सा रहता है, क्रैम्पिंग, क्रॉलिंग सा, टिंगलिंग हो रहा है, पुलिंग हो रहा है। हमारी जो काफ एंड थाइज मसल्स हैं, काफ्स की और थाइज की, वहाँ पे ऐसा फील होता है पेशेंट को, तो उसे हम बोलते हैं रेस्टलेस लैग सिंड्रोम। पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट्स होता है वो स्लीप मायोक्लोनिस होता है। पेशेंट जब सोता है तब उसका मूवमेंट्स होता है। एंड स्पाइनल मायोक्लोनिस जो कि आपको बताया कि जैसे हमारे एक्सियल लिम्ब हो गया या हमारे ट्रंक लेवल हो गया, मिड ट्रंक पे वहाँ पे ये रिदमिक मूवमेंट्स देखने को मिलता है। ये पेशेंट्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स रहते हैं। ओके, तो ये मूवमेंट डिसऑर्डर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में ही देखने को मिलता है। तो मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए आप क्या क्या आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, लाइक कन्वेंशनल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंशनल थेरेपी के में क्या होता है कि हमें इसमें स्ट्रेंथिंग जो मसल्स हैं हमारी अनअफेक्टेड मसल्स है बिलो द लेवल ऑफ लीजन के जो ऊपर अबव है, जितने जो नॉर्मल है वहाँ की जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथनिंग कराना है पेशेंट्स को। ओके, एक्टिविटी बेस्ड थेरेपी मीन्स पेशेंट्स को कुछ एक्टिविटीज़ करा के, लाइक जो भी हमारी एडियल एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को करा के हम पेशेंट्स के रिट्रेनिंग करेंगे, मीन्स उसे रिकवर करने में हेल्प करेंगे। मीन्स प्रोवाइड एक्टिवेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बिलो द लेवल ऑफ लीजन विद द गोल रीट्रेनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम टू रिकवर ए स्पेसिफिक मोटर टास्क। लाइक जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बहुत ही फाइन मूवमेंट्स पे वर्क करते हैं, लाइक एडियल एक्टिविटीज़, ग्रूमिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, तो इन एक्टिविटीज़ को हमें पेशेंट्स को कराना है। नेक्स्ट इज़ अ एंकल फुट ऑर्थोसिस। एंकल फुट ऑर्थोसिस क्या करता है, ये हमारे जो वीक मसल्स है पेशेंट को स्टैंडिंग करने में बैलेंस कोऑर्डिनेशन से प्रॉब्लम दे रही है, तो हम यहाँ पे एएफओ का यूज़ करके, ऑर्थोसिस का यूज़ करके पेशेंट को खड़ा करते हैं, स्टैंडिंग लाते हैं, गेट ट्रेन कराते हैं। सो जो एफओ है, एएफओ है, मीन्स हमारा एंकल फुट ऑर्थोसिस वीक मसल्स के लिए हो गया। तो गेट ट्रेन करने में हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक हमारा जो स्टांस फेज और स्विंग फेज होता है, जब हमारा मसल्स है वो वीक हो जाता है, हमारे लाइक काफ मसल्स वीक हो जाती है, तो पेशेंट्स का क्या रहता है कि वो प्लांटर फ्लेक्शन बहुत जल्दी कर जाता है, वो स्विंग फेज में नहीं आ पाता है। तुरंत जैसे ही हमने हील स्ट्राइक किया देन उसके बाद तुरंत वो प्लांटर फ्लेक्स फुट उसका ड्रॉप हो गया। तो उसे स्टेबलाइज करने का, एंकल को स्टेबलाइज करने के लिए हम एएफओ का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे स्विंग फेज में जैसे ही हम स्विंग फेज का जो टो ड्रैग हो रहा है उसे वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। Like AFO address excess plantar flexion during initial contact, stabilize the ankle for effective push off during late stance and prevent toe drag during a swing phase. Okay, next हमारा functional electrical stimulator device। तो फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर डिवाइस जो है वो ये सारी जो डिवाइस है ये पूरा ट्रीटमेंट है, ये लॉन्ग टर्म प्रोटोकॉल वाला है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है। ये पेशेंट्स 6 मंथ के बाद का ये प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। जैसे फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल हम इसमें क्या करते हैं, चार मसल्स को एक स्टिमुलेशन देते हैं, बार बार स्टिमुलेशन देते हैं। जैसे कि पैरालाइज हो गया है पेशेंट, सेंसेशंस नहीं है, मसल्स बहुत वीक है, तो उसमें हम ये बार बार स्टिमुलेशन देके, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके पेशेंट्स के मसल्स को स्ट्रेंथिंग डेवलप करते हैं। और इसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं, लाइक पेशेंट्स का मसल्स कितना इंस्ट्रूमेशन हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी में वर्क कर रहा है। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। पेशेंट ने यदि कोई भी केन क्रचेस भी लिया है तो उसका भी हम देखते हैं कि क्या
इंटेंसिटी चल रहा है उसमें। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें जब भी क्वाड्रीपोड्स का यूज़ किया हुआ है, केन क्वाड्रीपोड्स का, वो भी हम देख रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे क्या कंट्रोलर लगा हुआ है, पेशेंट्स को कुछ कमांड्स, मैनुअली कमांड्स भी दे रहे हैं। सरफेस स्टोमेटस है, गोनियोमीटर्स है, गायरोस्कोप्स है। तो ये सारी चीज़ें हम फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टोमेटस डिवाइस जो होती है उसमें लगाते हैं पेशेंट को। ज़रूरी नहीं कि ये सारी डिवाइस लगाएं, हम कुछ ही लगा सकते हैं, स्टोमेटर ही दे सकते हैं पेशेंट्स को। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है टो ड्रैग, सर्कमडक्शन, पैल्विक ऑब्लिक्विटी, GNU रिकर्वेटन, इम्प्रूव एनर्जी इफिशिएंसी एंड फैसिलिटेटिंग सेफ्टी एंड वॉकिंग ड्यूरेशन। जो भी पेशेंट का abnormal मूवमेंट हो रहा है उसे हम इनिवेशंस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि हम इसे लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। लाइक पेशेंट्स है, उसका वॉकिंग पैटर्न बहुत बिगड़ा हुआ है, उसे उसे हम फिर से इम्प्रूव करने के लिए हम इसे लॉन्ग टर्म हमने यूज़ किया है। तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद यदि आप कुछ टाइम के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे हो स्टोमीटर, तो फिर भी हमारा जो ट्रीटमेंट रहा है, मीन्स जो भी मूवमेंट्स करता रहा है पेशेंट का, वो बना रहेगा। लाइक लॉन्ग टर्म यूज रिजल्ट इन स्टेबल इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉकिंग परफॉर्मेंस डेट परसिस्ट इवन व्हेन द डिवाइस इज टर्म ऑफ। जब आपने डिवाइस को टर्म ऑफ भी कर दिया है तब भी हमारा मूवमेंट्स है वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स कर सकेगा। ओके, next is a adherent use of dorsiflexion assist device may enhance the fidelity of activation motor cortical region and descending cortical spinal connections that control the swing phase of ambulations। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे डॉर्सल कॉलम हो गए, हमारे डिसेंडिंग कॉर्टिकल स्पाइनल हो गया, मोटर्स कॉर्टिकल्स हो गए, तो ये जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अफेक्ट होते हैं, लाइक जैसे कि हमारा सेंसेशन चला गया, वाइब्रेशन चला गया, टेम्परेचर चला गया, मोटर्स रिस्पॉन्सेज, पेशेंट वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब AFO के साथ साथ पेशेंट को, यहाँ पे आप देख सकते हो AFO भी लगाया हुआ है, पेशेंट्स को आपने स्टोमीटर भी लगाया है। तो ये स्टोमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टोमीटर है, ये हेल्प कर रहे हैं फिर से रिएजुकेट करने के लिए हमारे सेंसेशंस को। ओके, जो भी जिस भी एरिया पे डैमेज हुआ है उस एरिया को, उस कॉलम को फिर से वो रिएजुकेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है रोबोट असिस्टेड गेट ट्रेनिंग। ये भी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम का है, लॉन्ग टर्म गोल्स में आता है ये। इसमें क्या है कि रोबोट टेक्निक्स का यूज़ करके, जिसे हम बोलते हैं लोकोमोट या लोको हेल्प, जिसमें हम गेट ट्रेनिंग पेशेंट्स को कराते हैं। एक मॉनिटरिंग रखते हैं पेशेंट्स को, कुछ गेम उसमें रखते हैं कि इस गेम को पेशेंट को करना है, तो वो हमारा रोबोट असिस्टेड गेट ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट इज अ न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशंस ड्यूरिंग लोकोमेशंस। ओके, कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो उसको हमें मेंटेन रखना होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम का पेशेंट्स का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है और लॉन्ग टाइम पेशेंट अफेक्टेड रहता है, रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें एयरवेज को क्लियर करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, क्लियर ब्रोंकियल सिक्रेशंस, नेबुलाइजेशंस, पोस्टल ड्रेनेज, चेस्ट PT, स्पायरोमेट्री, कॉफिंग हफिंग, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। तो इन सारी एक्सरसाइज को हमें पेशेंट्स को कराते रहना होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को। ओके, फ्रिक्वेंटली धीरे धीरे उसमें पोजिशन को चेंज करके हमें सही से बार बार चेंज करके पोजिशनिंग को हम कराते हैं। सिक्रेशंस को हमें रिमूव करना होता है। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करानी होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करा सकते हैं, लाइक कॉन्टेक्चर डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होती है, प्रेशर सोर्स डेवलप होते हैं, उन्हें प्रिवेंट करना है पोजिशनिंग के थ्रू। कॉन्टेक्चर डिफॉर्मिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्टैचिंग के थ्रू, ऑर्थोसिस डिवाइस के थ्रू। ओके, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करना होता है, इसलिए हम पेशेंट को बार बार एंकल टो मूवमेंट्स कराते रहेंगे। साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, क्योंकि लॉन्ग टाइम पेशेंट बेड पे रहता है तो पेशेंट साइकोलॉजिकली बहुत पेशेंट अफेक्टेड हो जाता है, लाइक उसे हमें साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंट को सपोर्ट देना है, पेशेंट को फाल्स होप नहीं देने, पेशेंट की जो कंडीशंस है उसके बारे में पेशेंट से अच्छे से बातचीत करने, कम्युनिकेशन स्किल्स बनाए रखना है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस रहती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न बहुत बिगड़ जाता है, तो हमें सारी एक्सरसाइज करानी रहती है पेशेंट्स को। कार्डियोवैस्कुलर डीकंडीशनिंग हो जाती है, डिस्टर्ब बोन मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है इम्प्रूव फंक्शनल इंडिपेंडेंस। लाइक जो हमारे ADL एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे हमें वर्क करना होता है पेशेंट्स के।
पेशेंट की ट्रांसफ़र टेक्निक पे वर्क करना होता है। पेशेंट को व्हील चेयर पे कैसे पेशेंट को कराना है ये ट्रेन कराते हैं। तो हम पेशेंट केन क्रचेज़ की हेल्प से, व्हील चेयर की हेल्प से, वॉकर की हेल्प से, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखानी होंगी पेशेंट को, कैसे वो गेट ट्रेन कर सकता है, कैसे बेड टू चेयर ट्रांसफ़र करना है वो चीज़ें सिखानी है, मैट एक्टिविटीज़ सिखानी है पेशेंट्स को एंड एरियल एक्टिविटीज़ भी सिखानी है। तो यूजुअल प्रोग्रेशन इन फ्रॉम बेड मोबिलिटी टू रोलिंग, प्रोन लाइंग, लॉन्ग सिटिंग, शॉर्ट सिटिंग, नीलिंग, हाफ नीलिंग एंड स्टैंडिंग, तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को सिखानी है जिससे कि वो खुद से पेशेंट किसी पे डिपेंड ना रहे, इंडिपेंडेंसी रहे। तो हमें बार्टल इंडेक्स जो हमने असिस्ट किया होता है इसका क्या पेशेंट का रेंज आया हुआ है तो उसे हम देखते हैं एंड देन ट्रीटमेंट करते करते हम बार्टल इंडेक्स को कंप्लीट करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।